So, welcoming you all back, class 8 students. This is will be your episode number 3 of this brilliant and very lengthy chapter. Okay, so हमने पिछले पिछले चैप्टर में दिल्ली सल्तनत का राइज एंड फॉल सीखा था and in the first part with episode 1 we got a general idea and the timeline of how we'll be seeing the projection of Indian political map. All right. And now what we will be seeing is in episode number 3, that is resistance to the Delhi Sultanate. Okay. And throughout its rule, the Delhi Sultanate faced resistance for many quarters. यानी कि उन्होंने बहुत ज्यादा क्वार्टर्स यानी कि साल के क्वार्टर्स होते हैं ना, उन्होंने बहुत सारे क्वार्टर्स में रेजिस्टेंस यानी कि आगे फैलने ना जाने के लिए देवर नॉट इनटू मेनी लाइक वो आगे आगे नहीं बढ़ पाए यानी कि जो उनका कंट्रोल एक स्पेसिफिक रीजन में था दे कैन नॉट move further and conquer more regions, right? So they face resistance for that. While many kingdoms fell into its net, it failed to subdue the eastern Ganga kingdom of Kalinga, which included present-day Odisha and parts of Bengal and Andhra Pradesh. यानी कि जो उन्होंने बहुत सारी राज्य बहुत सारे किंगडम्स अपने राज में लिए अपने उसमें लिए गिरफ्त में लिए जो उनके राज्य में उन्होंने अपने उसके लिए क्या किया उन्होंने उसको कॉन्क्वेयर किया उनसे लड़ाई करी और वो करा बट उन्होंने बहुत ज्यादा रीजन्स में जैसे कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है ईस्टर्न गंगा किंगडम जो कि कलिंगा का था उसको वो कॉन्क्वायर नहीं कर पाए उससे वो हार गए ठीक है जो कि कलिंगा का था जिसमें आज की तारीख में ऑन प्रेजेंट डे उड़ीसा बंगाल के कुछ पार्ट्स एंड आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स हैं ठीक है अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वन ऑफ इट्स रूलर इन द मिड 13th सेंचुरी नरसिम्हा देवा वन ऑल्सो स्पेल्ड एज नरसिंहा देवा वन ओके तो was noted for the military strength and the cultural brilliance he brought to the kingdom. अब किंगडम कौन से किंगडम की बात करी गई है कलिंगा किंगडम ईस्टर्न गंगा किंगडम की बात कर रहे हैं हम तो मिड 13th सेंचुरी में नरसिम्हा देवा नाम के एक वो थे रूलर एंड उनको हम नरसिंहा देवा को भी नाम से हम जानते हैं वन एज एन कि वो पहले थे आई गेस ठीक है एंड व्हाई ही वाज सो नोटिस और समथिंग ही वाज नोटिस फॉर इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ वो अपनी मिलिट्री की बहुत ही आर्मी की बहुत ही स्ट्रेंथ माने जाते थे एंड ही आल्सो ब्रॉट वेरी कल्चरल ब्रिलियंस यानी कि जो कल्चर था उसको बहुत ही अच्छे से वो लेके आते थे इन द किंगडम इटसेल्फ and apart from the repelling multiple inroads of the sultanate he defeated the Delhi Sultanate governor of Bengal यानी कि बहुत ज्यादातर repelling multiple inroads of सल्तनत है ना कि बहुत बारी जो सल्तनत जो दिल्ली सल्तनत का बार बार वो वॉर हुए उनसे लड़ाइयाँ हुई उसको तो उन्होंने हराया ही हराया बट उन्होंने दिल्ली सल्तनत के गवर्नर जो थे बंगाल के उनको भी हराया राइट आई बात समझ जो गवर्नर थे बंगाल में ऑफ दिल्ली सल्तनत तो दिल्ली सल्तनत के जो भी गवर्नर एज एन अपॉइंटेड इन बंगाल एट दैट मोमेंट एट दैट टाइम उनको भी उन्होंने हराया हुआ है ठीक है party to commemorate sorry party to commemorate these victories he built the famous Surya temple at Konark present day Odisha तो इन्हीं सारी मतलब पार्टली टू कमेरेट मतलब कि इन्हीं सारी विक्ट्रीज के चलते उन्होंने एक टेंपल भी बनवाया ही फेम सूर्य टेंपल यानी कि सन टेंपल कोणार्क टेंपल आपको इसको ना पता ही होगा यू हैव मस्ट हैव heard about it sun temple which is Konark which is at present day Odisha right this is the statue of Narasimha Deva seated on his throne अपने सिंहासन में वो विराजे हुए हैं है ना एंड सराउंडेड बाय हु दे आर सराउंडेड बाय हिज अटेंडेंट्स एंड म्यूजिशियंस तो वो सारे अपने जो उनके अटेंडेंट्स हैं उनके साथ और अपने म्यूजिशियंस के साथ इस पिक्चर में 2.8 फिगर में हमें दिख रहे हैं राइट नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन एक मिनट तो गाइज ये आपका बिग क्वेश्चन हमने करवा लिए थे या दिस इज नथिंग टू रिलेटेड टू दिस ओके ये इसमें ही आ गया आई एम सो सॉरी so think about it. During the time of Tughlaq, the Musuniri Nayakas, Telugu chieftains railed over 75 more. During the time of Tughlaq, the Musuniri Nayak Telugu chieftains railed over 75 more chieftains of the region, formed a confederacy that defeated smaller provinces, formed a confederacy that defeated the Delhi Sultanate forces, and expelled Muhammad bin Tughlaq army from Warangal, that is present in Telangana, around 1330 to 1336. तो मतलब कि द टाइम ऑफ तुगलक में जो मसूनरी नायक थे जो कि तेलुगु के चीफटेंस थे उन्होंने ही हैज रेल्ड ओवर 75 मोर चीफटेंस अपने इस रीजन के और 75 चीफटेंस को उन्होंने क्या किया है ही हैज रेल्ड
अदर देन दैट he also formed a confederacy जो कि उनके स्मॉलर प्रोविंसेस को डिफीट करी गई है। जो कन्फेडरेसी फॉर्म हुई थी उसी ने ही आपके दिल्ली सल्तनत के फोर्सेस को क्या किया है बच्चे, उसी को हराया है। ही दे हैव डिफीटेड द दिल्ली सल्तनत के फोर्सेस को। एंड ही आल्सो हैड एक्सप्लेन द मोहम्मद बिन तुगलक आर्मी दैट वाज इन फ्रॉम वरंगल। ठीक है, अगर आप लोग इसमें से दो वर्ड आपको बड़े स्ट्राइक आउट हो रहे हैं, कन्फेडरेसी एंड चीफटेन। तो मेरे बेटा कॉन्फेडरेसी मतलब होता है अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि कोई भी ऐसे स्टेट का ग्रुप ऑफ पीपल या कोई पॉलिटिकल पार्टी जिनका कोई एक सेम एजेंडा, कोई सेम एम हो, उसको हम कहेंगे कन्फेडरेसी। तो उन्होंने जो कन्फेडरेसी के साथ दिल्ली सल्तनत को हटाया था और मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी को वरंगल से हटाया था। अदर देन दैट आपका एक और वर्ड यहाँ पे स्ट्राइक आउट हो रहा है, दैट इज चीफ टेंस। तो चीफ टेंस का बच्चा मतलब होता है द लीडर ऑफ द ट्राइब, और जो चीफ पर्सन है ना, जो एक बंदा जो लीडर है उस चीज का, उस ग्रुप का, ठीक है, दैट इज योर चीफ टेंस। ऑलराइट। तो उन्होंने मिलके मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी को वरंगल दी, यानी कि प्रेजेंट डे जो तेलंगाना है उससे हराया था 332 330 सॉरी 1332 1336 में। Do you think it would have been an easy task to bring together 75 leaders in those days? तब से हमने क्वेश्चन पूछा है, मतलब रियल लोगों मतलब कि उन्होंने इतने सारे रीजन को लेके आए, उतने सारे चीफटेंस को लेकर आए थे ऑफ दैट रीजन। ओके, आगे हम पढ़ रहे हैं, आगे हम करते हैं। वी मेंशनड अर्लियर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पुश टू साउथ अट्रैक्टेड बाय इट्स रेनोवेड वेल्थ। तो जो अलाउद्दीन खिलजी की जो पकड़ थी वो नॉर्थ में ही थी। अब जब वो साउथ में आए तो उनकी जो रेनोवेड जो वेल्थ थी उससे बहुत, हमने सुना था कि उनकी जो वेल्थ थी वो बहुत ही ज्यादा थी। एट द टाइम Hoysalas ruled part of India, southern India, mostly present in Karnataka, and fended off several attacks from the Delhi Sultanate, remaining the only independent kingdom in the south. तो उस टाइम पे जो अपने वेल्थ के चक्कर में, वेल्थ और बढ़ाने के चक्कर में, अपना राज्य बचाने के चक्कर, बढ़ाने के चक्कर में अलाउद्दीन खिलजी जब आगे बढ़ रहे थे साउथ की तरफ, तो साउथ में उनको किसने रोका? ही वॉज रेसिस्टेड बाय होयसलास। उनको होयसलास ने रोका क्योंकि होयसलास उस मोमेंट ऑफ टाइम पे मोस्टली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रूल कर रहे थे, विच वॉज मोस्टली पार्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, उन्होंने उसको रोका एंड दे वर द मोस्टली इंडिपेंडेंट पार्टी जो कि उस टाइम पे साउथ को रूल कर रही थी। एंड दे फेंडेड ऑफ सेवरल अटैक्स, जो उन्होंने बहुत सारे अटैक्स से बचे हैं, बहुत सारे अटैक्स से उन्होंने हटाया है अपने अटैक्स अपने ऊपर से, फ्रॉम फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, remaining the only independent kingdom in the south, which I have just said. However, weakened by these attacks and internal conflicts, the Hoysala kingdom declined and in the mid 14th century was absorbed into the Vijayanagar Empire further south. अब थोड़ा आगे आगे चल के इन सारे अटैक से करके, और जो उनकी किंगडम था, उनका जो राज्य था, उनके अंदर ही बहुत सारी लड़ाइयों के कारण वर्ष जो हमारा होयसला किंगडम था, इट वाज इन डिक्लाइन, यानी कि वो होयसला किंगडम खत्म हो गया। एंड इन द मिड ऑफ 14th सेंचुरी, यानी कि 14th सेंचुरी के बीच में, उसको जो होयसला किंगडम था उसको विजयनगर एम्पायर ने एज इन एब्जॉर्ब कर लिया, वो उसी के अंदर में आ गया, विजयनगर एम्पायर, जो कि और साउथ में था फ्रॉम द होयसला। ठीक है, अब यहाँ पे आपको होयसला की होयसला बिल्ड मैग्निफिसेंट टेम्पल फॉर इंस्टेंस ऑफ दोज ऑफ बेलोर, बेलूर एंड हेलबेदू। तो यहाँ पे आपको बेलूर एंड हेलबेदू के स्टैचूज यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्कल्पचर इन 2.9 इसी की बात करी गई है। नरेट्स द स्टोरी बिहाइंड द होयसला एम्बलम। तो ये होयसला एम्बलम जैसे नेशनल एम्बलम है, राइट, वैसे ही ये भी है। कन्नड़ा फोकलोर्स recounts the story of Sala, a young man who fought a lion to save his guru, giving the dynasty its name Hoysala। तो मतलब कि होयसला जो आपका नाम है, होयसला किंगडम जो आपका बना, इट वाज आफ्टर समथिंग। व्हाट वाज दैट समथिंग? तो जैसे हमारी जो कहानियां होती है ना कन्नड़ा फोकलोर, जैसे कि जो कन्नड़ा कन्नड़ा की जो कहानियां थी, उनके जो पुराने जमाने की कहानी थी, उनमें से एक यंग मैन, एक जवान बंदा था जिसका नाम था सला। ठीक है, सला ने अपने गुरु को एक लायन से बचाया। बाय हु? बाय हाउ? उसने लायन से, शेर से लड़ाई करी, और इसीलिए डायनेस्टी का नाम मिला होयसला। होयसला, होय मतलब कि लाइक स्ट्राइक, उसको मार दिया, ऐसे ऐसे जैसे नहीं करते हम, वी जस्ट पुश इट, हाँ हाँ कर कर, वैसे होयसला तो उसका नाम ही था, तो होयसला, दैट इज हाउ इट इज नेम्ड एज होयसला किंगडम। The Delhi Sultanate also faced rebellions from the emergence of several independent regional sultanates. The Bahmani Sultanate, for instance, rose in the mid 14th century and controlled much of the Deccan for a while.
तो दिल्ली सल्तनत ने बहुत सारे रिबेलियस चीज़ों को कंट्रोल, मतलब बहुत सारे इमरजेंस लाए, बहुत सारी चीज़ें फेस करी। इंडिपेंडेंट रीजनल सल्तनत फेस करी। जब एक थी बहामनी सल्तनत, जो कि आपके मिड 14th सेंचुरी में आती है सल्तनत एज एन आई, ठीक है। उसके अलावा में क्या, उसके अलावा में ये मिड से 14th सेंचुरी में तो आई है, और ये कंट्रोल क्या करती थी, दक्कन पार्ट यानी कि सेंट्रल पार्ट आपका जो साउथ में, उसको कंट्रोल करती थी ये बहामानी सल्तनत। पावरफुल सल्तनत also emerged in Gujarat, Bengal and other regions, leading to a complete complex interplay of alliances and frequent wars। अब जो रीजनल, हर एक रीजन में, जैसे गुजरात में भी, बंगाल में भी, और अदर अदर रीजन में भी छोटी 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 जो पावरफुल सल्तनत थी वो बनती रही। अब अलग अलग जगहें हैं, अलग अलग चीजें हैं। अब वो सारी अलग अलग चीजें एक साथ तो कभी कभार अलायंस बनाएंगी, एक साथ इकट्ठे हो जाएंगी। एंड कभी कभी दे डू व्हाट इज, वो कभी कभी लड़ाई भी करते हैं। सो दे फेस व्हाट, दे फेस अलायंस एंड फ्रीक्वेंट वॉर्स। क्योंकि अब कुछ कुछ बर्तन तो एक दूसरे के अंदर जा सकते हैं, बट कुछ कुछ बर्तन एक दूसरे के अंदर नहीं जा सकते, इसलिए दो बर्तन जो होते हैं वो खनकते ही हैं। ये मुहावरा इस लाइन पे नहीं चलेगा, इट वाज जस्ट द फॉल्ट बाय मी, तो वो छोड़ दीजिए आप। बाकी दिस इज द थिंग विच आई एम टेलिंग यू, कि मतलब ज्यादा लोग थे तो कुछ ही कुछ के अलायंस बन गए, कुछ कुछ के क्या हुआ, कुछ कुछ का लड़ाइयाँ हुई, ठीक है। Parts of Rajasthan also remained beyond the reach of Delhi Sultanate in the 15th century. It faced stiff resistance from Rana Kumbha, the ruler of Mewar Kingdom, who also successfully repelled invasion from these later sultanates. तो अब जो राजस्थान का रीजन था वो भी ये दिल्ली सल्तनत की रीच से तो बहुत दूर रहा। और अगर 15th सेंचुरी की बात करें, 15वीं सदी की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टिफ रेजिस्टेंस, यानी कि बहुत ही एकदम, जैसे स्टिफ मतलब कि बिल्कुल नहीं हिलने डुलने वाली, एकदम उनको रोका हुआ था दिल्ली सल्तनत को। किसने? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा मतलब कि राणा इज व्हाट, राणा इज अ टाइटल, जैसे कि राजा का मैंने बताया ना, जैसे सुल्तान कह देते हैं हम मुस्लिम लोग, एज इन देयर लीडर, एज इन देयर रूलर, एज सुल्तान। तो वैसे ही राजपूत लोग एज इन किंग, किंग का जो उसका मीनिंग है, उसका जो वो है टाइटल, उसको राणा कहते हैं। तो इसलिए राणा कुंभा यानी कि किंग कुंभा, जो कि मेवाड़ किंगडम के जो राजा थे, रूलर थे, उन्होंने उनको रोक रखा था, ठीक है। आगे आपको दिख रहा होगा कुंभलगढ़ फोर्ट, आपको ये अरावली हिल्स में, दिस इज योर कुंभलगढ़ फोर्ट। वेरी वेरी गुड व्यू फ्रॉम दिस। ये कुंभलगढ़ फोर्ट है आपका, जो कि आपका आपका अरावली हिल्स में मिल जाएगा, ठीक है। इट इज सो प्लीजिंग टू वॉच दिस, राइट। यू कैन ऑल्सो सी, मे बी विजिट दिस इफ यू वांट टू। हाँ हाँ। नेक्स्ट इज डोंट मिस इट आउट। तो हम मिस तो बिल्कुल नहीं करेंगे, जब इनसे इन्होंने हमसे बोला ये कि हमें मिस नहीं करना चाहिए, राइट। The Kumbhalgarh fort was built by Rana Kumbha in the 15th century in the Aravalli Hills and served as a stronghold for the rulers of Mewar, a prominent Rajput kingdom in the central and southern part of today's राजस्थान। तो कुंभलगढ़ फोर्ट जो है राणा कुंभा ने बनाया था। कब बनाया था? 15वीं सदी में। कहाँ बनाया था? अरावली हिल्स में। अब एक तो ये हिल से बना गया है, और इसको मेवाड़ के जो रूलर्स थे उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग होल्ड भी था, यानी कि स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द सेंस ऐसे रीजन, ऐसे टेरेन में था कि इट वाज स्ट्रांगली होल्डिंग देम, है ना। और एक प्रोमिनेंट राजपूत किंगडम भी था, जो कि आपके सदर्न और सेंट्रल पार्ट में था राजस्थान के, ठीक है। सराउंडेड बाय फॉरेस्ट एंड स्टीप फोर्स स्लोप्स एज आई सेड, ठीक है। तो उसके आसपास क्या था? जंगल था। स्टीप स्लोप्स यानी कि एकदम ही स्टीप, जैसे स्लोप जो होता है ना आपका, जैसे लाइक ऐसे 45 डिग्री में हो या कुछ हो, बट स्टीप मतलब कि एकदम ही सीधा, राइट। अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री, ठीक है। इट वाज दैट स्टीप, and it is famous for its massive 36 kilometer long wall, one of the longest continuous wall in the world। तो इसको 36 किलोमीटर लॉन्ग वॉल, 36 किलोमीटर, यू कैन जस्ट सी द डिस्टेंस। तो इतनी लंबी वॉल से इसको माना, इसका फेमस इससे भी है ये कि 36 किलोमीटर लॉन्ग वॉल भी थी, जो कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस वॉल है आपकी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इसके बाद दिस इज देयर इज अ क्वेश्चन, लेट्स एक्सप्लोर। व्हाई डू यू थिंक सच लोकेशंस वर चोजन फॉर मेनी द medieval fort? डिस्कस द प्रो एंड कॉन। तो यही मैंने बताया था कि यहाँ पे होने से वजह से, थोड़ा बहुत मैंने हिंट दिया था, वही हम पढ़ेंगे यहाँ पे। दिस इज योर क्वेश्चन, हाँ या ये रहा आपका आंसर। तो जो medieval फोर्ट थे वो अक्सर they were often built on the hills, rocky plateaus, river banks और other natural protected location। तो जो पीछे वाले, जो पिछले फोर्ट्स थे, वो आपके कुछ ज्यादातर कभी कभार ऐसी सी नेचुरल प्रोटेक्टेड लोकेशंस में थे, ठीक है। जैसे कि कोई हिल में है, कोई माउंटेन में है, कोई रॉकी प्लेट्यूज में है, रिवर बैंक में है, नदी के किनारे है।
क्योंकि ज्यादातर खुद से नेचर ने ही प्रोटेक्ट करके रखी हुई है, ऐसी लोकेशंस में है ये। ठीक है। ये जो दीज साइट्स प्रोवाइडेड एक्सीलेंट डिफेंसिव एडवांटेज बिकॉज एनिमीज फाउंड देम डिफिकल्ट टू अप्रोच एंड अटैक। अब ये जो इनको खुद मेहनत कुछ करनी नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि ये ऐसे टेरेन में था जिसमें इनको एनिमीज खुद मुश्किल पाए अटैक करने में। दैट वाज डिफिकल्ट टू अप्रोच, उनको पास लाने में ही, उनको पास आने में ही दे कुड फेस डिफिकल्टी, लड़ाई तो दूर की बात। Elevated positions allowed soldiers to observe enemy movement from a distance and prepare their defenses. Okay, I'm so sorry. Other than that, जो elevated position यानी कि जैसे hills की, plateaus की, वो जो elevated यानी कि as in plane से ऊपर में जो positioning थी soldiers की, उनको क्या help करती थी? They were able to observe who their enemies and everything फ्रॉम द टॉप व्यू। वो ऊपर से देख के सब कुछ देख सकते थे कि कौन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहे हैं, कैसे नहीं। एंड उस हिसाब से दे कैन प्लान आउट देयर स्ट्रेटजीज एंड प्रिपेयर देयर डिफेंसेस, राइट। इसके बाद व्हाट वर देयर एडवांटेजेस एंड डिफिकल्टीज, वो हम देखते हैं। मींस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज क्या था कि बेटर सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी अच्छी थी, नेचुरल प्रोटेक्शन था, और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल था, हम ऊपर से देखभाल सकते थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इन सब का डिसएडवांटेज क्या है? अब वहां पे भी यहाँ से तो ऊपर लोग जाने के लिए मुश्किल है, लेकिन जो ऊपर लोग हैं उनका भी बंदोबस्त तो करना है। सो दैट इज व्हाट देयर वर डिफिकल्टीज ट्रांसपोर्टिंग द सप्लाईज, फूड, वाटर, और जो कुछ सारा कुछ जो हर एक बंदे को फॉर डे टू डे लाइफ, डे टू डे यूज में चाहिए होता है, वहां से वो मुश्किल था। ठीक है। और बिल्डिंग मटेरियल जो था वो भी वहां पे डिफिकल्टली गया। एंड ड्यूरिंग लॉन्ग सीजेस द डिफेंडर्स कुड फेस शॉर्टेजेस ऑफ एसेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि लॉन्ग सीजेस में भी जो डिफेंडर्स थे, जो बचा रहे थे उनको, जो फोर्ट को बचा रहे थे, उनको बहुत ज्यादा असेंशियल यानी कि जरूरी जरूरी चीज की शॉर्टेज पड़ी, फूड शॉर्टेज जैसे कि पड़ी। डिस्पाइट ये सारी चैलेंजेस के लिए जो स्ट्रैटेजी बेनिफिट्स मेड सच लोकेशन आइडियल। अब ये देखिए, ये जब लड़ाई के वक्त ऑब्वियसली चीजें आ नहीं सकती ऊपर से नीचे, क्योंकि अगर आएंगी तो एनिमीज कुड आल्सो सी दोज एंड डू समथिंग अबाउट इट। बट वैसे ही वही मैं आपको समझाया, बट इसी कंडीशन में फूड शॉर्टेज भी होती थी वैसे। बट फिर भी ये सारी चैलेंजेस के होते हुए भी जो ये स्ट्रैटेजीज थी, ये क्या बेनिफिट करती थी, इस लोकेशन को आइडियल बनाती थी कि हाँ, ऐसी लोकेशन होनी चाहिए सो दैट दे कैन डू व्हाट, दे कैन डू द देयर वर्क। ऐसी लोकेशन होनी चाहिए फॉर देयर फोर्ट टू बी बिल्ड। ये आपको दिख ही रहा होगा, इट इज इन योर ह्यूज टेरेन, यहाँ पे पहुंचना भी थोड़ा बहुत आपको मुश्किल लग रहा है। दिस इज व्हाट इट इज। आगे का जो है द विजयनगर एम्पायर, वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, नॉट इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो हमने इस एपिसोड में रेजिस्टेंस टू दिल्ली सल्तनत देख लिया। ओके। आगे हम विजयनगर फोर्ट का करेंगे। फॉर दिस एपिसोड, एपिसोड नंबर 3, दिस मच ओनली, विल मूव फॉर द विद आवर नेक्स्ट एपिसोड, दैट विल बी एपिसोड नंबर 4।